नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। सिर्फ 10 मिनट में आपको मिलने वाली हैं दुनिया भर की सारे न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करते हैं और उनका एनालिसिस। और ये वो न्यूज़ होंगे जो इम्पैक्ट करते हैं आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू को, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को, आपकी सैलरी को ये बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बिजनेस ग्रोथ, सैलरी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो 10 से 12 मिनट में हम कवर करने वाले हैं और इन्हें एनालाइज भी करना सीखेंगे। तो ऐसी वीडियोस अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी अभी लाइक कीजिए। शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से और ये है गवर्नमेंट प्लान्स 20-year टैक्स ब्रेक फॉर डेटा सेंटर्स। इंडिया में डेटा सेंटर्स गवर्नमेंट चाहती है खुलें और इसके लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है 20 साल का टैक्स ब्रेक। यस, तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है टैक्स एग्जेम्पशन 20 साल तक का डेटा सेंटर डेवलपर्स के लिए, प्रोवाइडेड वो मीट करेंगे अपने टारगेट्स को ऑन कैपेसिटी एडिशन एंड पावर यूसेज, इफेक्टिवनेस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो 3 चीज़ों को गवर्नमेंट ने यहाँ पे फोकस में रखा है। एक तो आप कितना कैपेसिटी ऐड करते हो, कितना कैपेसिटी बढ़ाते हो, पावर यूसेज इफेक्टिवनेस कैसी है, क्योंकि डेटा सेंटर्स में पावर यूसेज बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट कहेगी कि भाई थोड़ा सोलर वगैरह यूज़ करो, खुद अपने ग्रिड लगाओ, अपनी इंडिपेंडेंटली भी कुछ एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करो। और बाकी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये 3 चीज़ें अगर आप बढ़िया कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी बड़े इंसेंटिव्स आ सकते हैं। तो नेशनल डेटा सेंटर पॉलिसी यहाँ पर आ रहा है एंड इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये रिक्वेस्ट करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ करें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर जो कैपिटल एसेट्स पर लगती हैं, जैसे डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट और जो दूसरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं जो यूज़ होते हैं डेटा सेंटर्स में। तो इंडिया का जो डेटा सेंटर इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रहा है इस टाइम पे 24% CAGR से 2019 से, और एक्सपेक्टेड है कि ऐड करेगा 795 मेगावाट ऑफ न्यू कैपेसिटी बाय 2027। तो यहाँ पे 1825 मेगावाट यहाँ पे हम रीच कर जाएंगे टोटल कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू एनालिसिस बाय JLL। तो ये ड्राफ्ट जो डेटा सेंटर पॉलिसी है प्रपोज किया गया है कि यहाँ पे फॉरेन कंपनीज जो ऑपरेट करती हैं, लीज करती है 100 मेगावाट तक का डेटा सेंटर कैपेसिटी इंडियन फर्म से, उन्हें ग्रांट किया जाएगा परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट स्टेटस। ठीक है, तो इनके लिए अलग से गाइडलाइंस आ रही हैं और एलिजिबल कंपनी जो हैं जो उन्हें एनकरेज किया जाएगा कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट या मॉडलिंग सेंटर भी बनाएं और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाएं, प्रेफरेबली सेम सिटी में लेकिन दूसरे लोकेशन पर। तो इससे नई जॉब्स क्रिएट होंगी, डोमेस्टिक कैपेसिटी भी बढ़ेगी हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ बनाने में, और साथ में AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी ना कि सिर्फ मेट्रो बल्कि Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में भी हमें देखने को मिलेंगे। तो स्टेट्स को यहाँ पे इनकरेज किया जाएगा कि वो लैंड वगैरह सस्ते रेट पर दें या कुछ बेटर ऑफर करें दूसरे स्टेट्स। मतलब अगर आप देखोगे तो कंपटीशन रहेगा यहाँ पे। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स, ये सारे इनके आसपास डेटा सेंटर्स को कहीं ना कहीं पोजिशन किया जाएगा, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के, उस एरिया में यह मार्क किया जाएगा ऐसे सेंटर्स को। तो डेटा सेंटर्स एज एन इंडस्ट्री 24% के CAGR से ग्रो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कंपनीज में कितना बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिला होगा। इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी लिस्टेड कंपनीज भी हैं जो इसमें ऑपरेट करती हैं, बट बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है डेटा सेंटर्स में। तो आप देखोगे तो यहाँ पे अडानी और टाटा जैसे जो ग्रुप्स हैं बड़े बड़े जो बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका इनिशियली प्लान है कि यार हम ना डेटा सेंटर में आते हैं और डेटा सेंटर्स का हम लोग काम शुरू करते हैं, ताकि इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़े बड़े हाउसेज ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो हम इसमें काम कर पाएँ, इसमें अपना मार्केट अच्छा ग्रो कर पाएँ। तो ये है डेटा सेंटर, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अगर पोर्टफोलियो में अगर आपके पास स्टॉक्स है तो एक बार ज़रूर नहीं रिवैल्यूएट कीजिए, और अगर नहीं है तो सोचिए कि कुछ अंडर वैल्यूड है क्या इस सेक्टर में, क्योंकि ऐसे सेक्टर्स में फिर कुछ भी अंडर वैल्यूड मिलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बात करूंगा अगले आर्टिकल की और यह है यूएस के बारे में। यूएस ने सिग्नल किया है अब एक सॉफ्टवेयर स्टैंड। पहले तो यूएस अड़ा हुआ था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर के कि इंडिया में भाई हमें तो एक्सपोर्ट करना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें एक्सेस चाहिए टू हाई एंड चीज़ नॉट मिल्क मार्केट। अब ये इंडिया में मिल्क नहीं बेचना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि हमें हाई एंड चीज़ वाला मार्केट भी मिल जाएगा तो चलेगा। तो एक पॉसिबल सॉफ्टनिंग किया इन्होंने अपने स्टैंड में ऑन ओपनिंग द डेयरी सेक्टर इन इंडिया एंड प्रपोज किया है ट्रेड डील। एक यूएस ऑफिशियल का कहना है वॉशिंगटन के, जो मेनली इंटरेस्टेड है कि वो प्रीमियम चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया को, और इनका लिटिल इंटेंशन है कि वो compete करेंगे मास मार्केट मिल्क सेगमेंट में जो हाईली सेंसिटिव है इंडिया के लिए। इंडिया ने कहा है कि देखिए जो डेयरी मार्केट है हमारा दूध का, इसमें तो हम आपको नहीं घुसने देंगे, आप कुछ भी कर लो।
ठीक है। तो इन्होंने अब यहाँ पे एक बैकफुट पर आया और कह रहे हैं ठीक है चलो हमें दूध वाले मार्केट में नहीं घुसना है, मिल्क वाले मार्केट में नहीं घुसना है, लेकिन हम प्रीमियम चीज़ में घुस सकते हैं। तो इट डज़ नॉट मेक सेंस कि आप एक्सपोर्ट करो मिल्क या योगर्ट टू इंडिया। एंड हम अभी बात कर रहे हैं हाई एंड प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे कि चीज़ वेराइटीज़ जो 2 से 5% हो सकती है, जिसे लोग कंज्यूम करते हैं, 2 से 5% ही लोग कंज्यूम करते हैं। एंड यहाँ पे ओपन कर सकता है ये विंडो फॉर कन्वर्जेंस ऑफ नेगोशिएटिंग पोजीशंस ऑन सेंसिटिव डेयरी सेक्टर। तो यहाँ पे फिर से कहीं ना कहीं डिस्कशन स्टार्ट हो सकता है डेयरी सेक्टर के ऊपर भी। ये क्लियर नहीं है कि एक्सेप्टेबल होगा या नहीं इंडिया को। एंड कंट्री ने अभी तक डेयरी सेक्टर ओपन नहीं किया है इवन फॉर नीश प्रोडक्ट्स, जबकि ऑस्ट्रेलिया, यूके सबसे डिमांड आई थी इनके पास कि डेयरी सेक्टर को आप ओपन करो, लेकिन नहीं, फॉरेन कंपटीटर्स को इंडिया के डेयरी सेक्टर में तो ये नहीं घुसने दे रहे हैं। तो इंडिया ऑलरेडी इंपोर्ट करता है स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ प्रीमियम चीज़, जैसे कि मोज़रेला चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, ग्रेटेड या पाउडर्ड चीज़, प्रोसेस चीज़, नॉट ग्रेटेड, ब्लू वेंट चीज़, और इसके अलावा आर्टिसनल चीज़ इंपोर्ट ड्यूटीज़ इस पर लगती है 30 से 40% की भी। इंडिया ने इंपोर्ट किए वेरियस काइंड्स ऑफ चीज़, अगर आप देखोगे तो वो $10.85 मिलियन। और जो की सोर्सेज हैं ऐसे चीज़ के वो रहे हैं क्या, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इटली, यूके, यहाँ से हमने इंपोर्ट किया है। तो इस एरिया में यहाँ पे हमें लगता है कि यूएस एंटर करना चाहता है, बट स्टिल उनके लिए कुछ भी नहीं है। सो वी डोंट नो कि इनका क्या गोल है। इन्होंने सही से होमवर्क किया है कि उन्हें किस सेक्टर में घुसना है, नहीं घुसना है, या ट्रेड डील के बारे में वो सीरियस है भी या नहीं। बट एक $10 मिलियन के मार्केट में घुस करके यूएस के लोगों का क्या होने वाला है, वी हैव टू येट टू सी। ऑफिशियल हैं, उनका कहना है कि देयर इज़ नाउ मोर विलिंगनेस, दोनों साइड से डिस्कशंस के लिए विलिंगनेस है। एंड दोनों साइड जो हैं वो काफ़ी क्लोज हैं टू अ डील अंटिल द लास्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस। तो नेगोशिएटर्स जब मिलेंगे तो नए इश्यूज़ लेकर आएंगे टेबल पे, तब तक के लिए अभी ये सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया कॉर्न वगैरह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉर्न के लिए भी बातचीत चल रही थी। वो कह रहे थे कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, हमसे कॉर्न क्यों नहीं खरीद रहा है। तो इंडिया को कॉर्न की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग कॉर्न रोज़ डेली लाइफ में डेली स्टेपल हमारा है ही नहीं, हम खाते ही नहीं है, राइट। और बहुत ही अनकम्पिटिटिव है ओवरऑल, क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी भी है यहाँ पे। तो और इंडिया यूज़ करता है कॉर्न को एथेनॉल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यूएस यहाँ पे देखता है कि वो एक्सपोर्ट कर सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न टू इंडिया, क्योंकि कंट्री के स्टिंजेंट जीएम नॉर्म्स में नहीं आएगा फॉर फूड प्रोडक्ट्स। तो यूएस प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है सर्जियो गोर को एज नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया। एंड होपफुल है यहाँ पे कि फास्ट क्लियरेंस हो, टेरिफ डील, एक ट्रेड डील साइन हो, ताकि ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं और डेली जो इंडिया यूएस के रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं ये वापस से सही होना शुरू हो, चीज़ें थोड़ा रिवर्स हों। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल के बारे में, और यह है एडिबल ऑयल के बारे में। एडिबल ऑयल यहाँ पे लगातार लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और यहाँ पे प्रेशर है प्राइस का। जितने भी लोग शॉपिंग करते हैं, मेरे हिसाब से आप लोग जो भी घर का राशन खरीद के लाते हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि एडिबल ऑयल लगातार महंगा होते जा रहा है। इंडिया का जो कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इंडेक्स है, रिटेल इन्फ्लेशन डेटा CPI है, वहाँ पे हमें एक अपटिक देखने को मिला, बड़ा है, महंगाई बड़ी है, 2.07% हुआ है अगस्त में फ्रॉम 1.6% इन जुलाई। और एक तो लो बेस इफेक्ट था, साथ में डिफ्लेशन भी कम हुआ है फूड प्राइसेस में और सर्टेन फूड आइटम्स में, स्पेसिफिकली एडिबल ऑयल जो खाने का तेल हम लोग यूज़ करते हैं, या उसकी बात चल रही है। कोकोनट ऑयल अगर आप देखोगे इसका दाम 133% बढ़ा है ड्यूरिंग द मंथ। इसके बाद कोकोनट कोपरा 73% बढ़ा है, मस्टर्ड ऑयल 24%, रिफाइंड ऑयल 23%, इन्फ्लेशन टमेटो में 17% आया है, जिसकी वजह से वेजिटेबल्स में डिफ्लेशन ख़त्म हुआ और यहाँ पे वेजिटेबल्स के दाम बढ़ते हुए नज़र आए। जो इन्फ्लेशन है प्रेशियस मेटल्स में अगर आप देखोगे, गोल्ड 40%, सिल्वर 31%, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। और अमंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज भी अगर आप देखोगे तो केरला, लक्षद्वीप, गोवा, कर्नाटका, इन्होंने हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट देखा है कंट्री में। जबकि त्रिपुरा वगैरह में अगर आप देखोगे, आसाम में, उड़ीसा में, कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी इन्फ्लेशन हमें गिरता हुआ नज़र आया। तो ऑयल यहाँ पे तंग कर रहा है, लेकिन ये क्रूड ऑयल नहीं है, ये खाने का तेल है। बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और यह है ग्लोबल 36 आर रेट्स प्री हेरल्स फर्स्ट फेड कट इन 25। तो यहाँ पे आपको नज़र रखना है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर, और वो है रेट कट। मतलब यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, यूएस में है फेडरल रिजर्व। एंड यूएस जो है, यहाँ पे एक बार हमें यूएस में रेट कट देखने को मिला है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, एंड तब से लेकर के अभी तक एक बार भी ब्याज दर वहाँ घटे नहीं हैं। अब चांसेस हैं कि घट सकते हैं। तो सिर्फ यूएस में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो ये हो सकता है। इस टाइम पे बैंक ऑफ कनाडा, ठीक है, यहाँ से शुरुआत होगी, फिर फेडरल रिजर्व वेंसडे को यहाँ पे बताएगा क्या करने वाला है। बैंक ऑफ इंग्लैंड अगले मतलब
थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है, वो बताएंगे वो क्या करने वाले हैं, आगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या रहने वाली है, और एंड होगा बैंक ऑफ जापान के साथ। तो ये हफ्ता इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ नहीं करना है इस हफ्ते, बस जाइए और जितने सेंट्रल बैंक के चेयरमैन और हेड हैं उनके स्टेटमेंट्स पढ़िए, उन्होंने क्या किया और क्यों किया, बस ये पढ़िए, आप काफ़ी आगे पहुंच जाएंगे चीज़ों में। एंड यहाँ पे बाय द एंड ऑफ वीक अगर आप देखोगे तो रेट्स जो अफेक्ट करते हैं 2/5 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी को, इंक्लूडिंग 4 कंट्रीज़ जो G7 नेशंस में आते हैं, G7 इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, वो ट्वीक कर दिए जाएंगे या फिर रीअफर्म कर दिए जाएंगे। तो जो यूएस रेट कट है लॉन्ग सॉट बाय ट्रम्प्स व्हाइट हाउस इज एक्सपेक्टेड टू फीचर प्रोमिनेंटली। एंड यहाँ पे एक स्टैंड ऑफ रहेगा, मतलब लड़ाई तो देखो चल रही है, फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसीज़ हैं उसको लगातार डोनाल्ड ट्रम्प क्रिटिसाइज़ करते हैं। एंड इनका कहना है कि देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है यूएस में, ग्रोथ घट रही है, अगर आप ब्याज दर नहीं घटाओगे तो हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। और एशिया भी सेंटर स्टेज पर आने वाला है इस हफ्ते, क्योंकि 3 सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे डिसीजन लेने वाले हैं, कैप्ड बाय बैंक ऑफ जापान। एक है चाइनाज डिल्यूज ऑफ अगस्त डेटा, यहाँ पे अगस्त में बहुत सारा अगस्त का डेटा आना है चाइना का, और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रिटेल सेल्स का, इंडस्ट्रियल आउटपुट का, इन्वेस्टमेंट, जॉबलेस रेट क्या है वहाँ पे, और जो टारगेटेड स्टिमुलस है वो डिमांड को स्टेबलाइज कर पा रहा है, आगे बढ़ा पा रहा है, नहीं बढ़ा पा रहा है। इसके अलावा इंडिया का ट्रेड डिफिसिट है, इसका डेटा अगर आप देखोगे एक्सपेक्टेड है कि नैरो होने वाला है स्लाइटली। और पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक भी इंटरेस्ट रेट को होल्ड करने वाला है आफ्टर पॉलिटिकल अनरेस्ट। तो बहुत सारे बैंक्स यहाँ पे, बैंक ऑफ इंडोनेशिया अगर आप देखोगे तो ये भी अपने बेंचमार्क रेट को स्टडी रखने वाला है अमिड प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। इसके अलावा रीसेंट 2 कट्स देखे गए हैं वहाँ पे, अभी भी ब्याज दर 2 बार घट चुका है ऑलरेडी। एंड न्यूजीलैंड का जो जीडीपी फिगर है, ऑस्ट्रेलिया के जॉब्स के रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं इसी हफ्ते। तो इस हफ्ते ग्लोबल अगर आप देखोगे डेटा आने वाला है बहुत सारा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं कहूँगा आप ज़रूर ट्यून रहें ताकि आप चीज़ें फॉलो कर पाएँ। अगले 10 दिन, 15 दिन और 3 महीने बाद भी आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको ये डेटा पता होना चाहिए कि क्या चल रहा था इस कंट्री में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।